हेलो एवरीवन, गांधी जयंती के इस विशेष कार्यक्रम पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को हर साल हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी जी हमारे भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अच्छा खासा उनका योगदान रहा। हर साल गांधी जयंती पर कुछ न कुछ गांधी जी के बारे में विशेष बातें होती हैं, स्पेशल बातें होती हैं। आज इस बार गांधी जयंती के बारे में हमारा प्रयोजन था कि जो गांधी जी उस समय के महापुरुष थे और हमारे वर्तमान युग के जो महापुरुष हैं मोदी जी, इनके बारे में कुछ तुलना की जाए। हालांकि ये तुलना अपने आप में थोड़ी सी गलत हो सकती है कि गांधी जी अपने अलग समय में थे, वो गुलाम भारत में पैदा हुए और पूरा जीवन उनका गुलामी में ही गुजरा। स्वतंत्र भारत हुआ, उसके कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई और मोदी जी का जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ, 1950 में वो जन्म लेते हैं। लेकिन इन समय काल की दूरी के बावजूद नरेंद्र मोदी और महात्मा गांधी में कई सारी समानताएं हैं, कई सारे अंतर भी हैं। तो आज की क्लास स्पेशली इसीलिए समर्पित है कि हम लोग बातचीत कर सके कि इनमें क्या क्या समानताएं हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ अच्छी मसालेदार बातें बताई जाएंगी तो इसकी उम्मीद बिल्कुल मत करिएगा कि हम आपको ये नहीं बताने जा रहे हैं कि मोदी जी को भारत रत्न कब मिलेगा या मोदी जी को नोबेल पुरस्कारों के लिए कब नॉमिनेट किया जा रहा है या मोदी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि कब दी जाएगी। हालांकि राष्ट्रपिता गांधी जी को भी नहीं उपाधि दी गई। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको एक बार संबोधित किया था, तब से राष्ट्रपिता गांधी जी को कहा गया। हालांकि कहीं संविधान में या कहीं भी ऐसा कुछ लिखित में नहीं है कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता ही हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि हम गांधी जी और मोदी जी की तुलना कर रहे हैं तो कुछ लोग ये कहें कि सर आप ये बताइए कि कब मोदी जी को राष्ट्रपिता की टाइटल दी जाए या कब उनको भारत रत्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, या नोबेल पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, जैसा कि गांधी जी को भी एक दो बार नोबेल पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो इन सब मसालेदार चीज़ों पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। जो इतिहास के तथ्य हैं, जो हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स के ऊपर बातचीत करेंगे कि जो इतिहास हमारा कहता है कुछ मोदी जी के बारे में, गांधी जी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है, तो इनके बारे में कुछ तथ्यात्मक चीज़ों के ऊपर कुछ थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कि क्या इनमें समानता रही। तो आज की क्लास का जो हमारे विषय वस्तु है, तो पहली बात तो तुलना क्यों होगी, तुलना करने का कारण क्या हो सकता है, फिर इनमें क्या क्या समानताएं रहीं और क्या क्या अंतर रहे, और महानता की बात की जाए तो कौन इनमें से ज़्यादा महान था, इस पर सबसे लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो जो हम लोग तुलना ही कर रहे हैं, आज बैठ के तुलना क्यों कर रहे हैं। आज तो 2 अक्टूबर है, आज तो गांधी जी के बारे में बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बीच में मोदी जी कहाँ से आ गए। तो चर्चाएं अपने समय के हिसाब से, देश काल के हिसाब से बदलती रहती हैं, प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय गांधी का एक युग चल रहा था। 1916 के बाद से जब से गांधी जी ने भारत की राजनीति का नेतृत्व संभाला, या कह ले कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व संभाला, तो एक गांधी युग को हम लोग पढ़ते चले आते हैं। और गांधी जी ने अपने नेतृत्व में आंदोलन चलाया, भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद गांधी जी का जो स्थान है वो इतिहास में लिखा हुआ है। उसी तरीके से आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद कहा जाता है कि लंबा दौर चला जिसमें कांग्रेस का शासन था, एक पार्टी का शासन था। लगभग 1950 के बाद से जितने भी चुनाव हुए, 1990 तक कांग्रेस लगभग चलती चली आ रही थी। बीच में एक आध दो बार कुछ 2-3 साल के लिए जनता दल की सरकार बनी, लेकिन ज़्यादातर समय कांग्रेस ही रही। फिर बाद में 91 से 96 तक भी कांग्रेस रही। फिर 2004 से 2014 तक भी कांग्रेस रही। तो लगभग एक कांग्रेस का एक स्वरूप शासन हुआ करता था। 2014 के बाद राजनीति की तस्वीर बदली और कांग्रेस जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, उस कांग्रेस का मुखौटा तोड़ दिया गया। उस कांग्रेस को उसके रसातल में पहुंचा के मोदी जी एक नया चेहरा बन के उभरते हैं और एक देश में नए युग की शुरुआत होती है, जिसको हम लोग मोदी युग के नाम से जानते हैं। अब ये आगे इतिहास में लिखा जाएगा कि 2014 के बाद भारत में कौन सा युग शुरू होता है। मोदी युग की शुरुआत होती है। ये कोई बीजेपी युग या किसी व्यक्ति का युग नहीं था, ये केवल मोदी जी का युग था। अब इस मोदी युग, जैसे हम लोग इतिहास में गांधी युग पढ़ते हैं, तो आने वाले 50 सालों या 100 सालों बाद जो भारत का इतिहास पढ़ा जाएगा, तो जो वर्तमान समय में जिसमें हम लोग चल रहे हैं, इसको मोदी युग के रूप में देखा जाएगा। कि इस मोदी युग में कैसे इंटरनेट क्रांति हुई, कैसे लोगों के हाथ में मोबाइल में डाटा पैक सस्ते आने शुरू हुए और सूचना तकनीकी की क्रांति की वजह से आम जनता दुनिया भर की खबरों से जुड़ी, और मोदी जी ने इतने देश की समस्याओं को कैसे सॉल्व किया और कैसे अपने देश का नेतृत्व किया, अपनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के माध्यम से, अपने आर्थिक नीतियों के माध्यम से हमारे इस देश का नेतृत्व किया। कई सारे लोग हो सकता है कि हमारे इस बात से सहमत ना हो, लेकिन वो राजनीति की बातें हैं। इतिहास फैक्ट्स की बात करता है। इतिहास विचारधारा को लेकर नहीं चलता। इतिहास किसी एक को महान नहीं कह सकता। हर समय, हर युग में अपने महान लोग हुआ करते थे।
प्राचीन काल में जब सभ्यताओं का शुरुआत हुआ तो हड़प्पा सभ्यता इतनी विशिष्ट सभ्यता थी, उसकी अपनी विशेषता थी। महात्मा बुद्ध अपने समय में थे। मौर्य काल अपने समय में सर्वश्रेष्ठ था। गुप्त काल अपने समय में स्वर्ण काल माना जाता है। तो गांधी युग अपने समय में महान था, तो इस समय मोदी युग को भी महान कहने में कुछ बहुत संशय नहीं होना चाहिए। अब बातचीत करते हैं, ये तो तुलना की बात रही कि जब हम लोग सबकी बात करते हैं तो इतिहास में इस वर्तमान दौर की भी हम लोग तुलना करेंगे। अब पहली बात तो इसमें एक तो तुलना क्यों हुई ये आपको बता दिया। अब हम लोग बातचीत करते हैं कि इन दोनों नेताओं में समानता क्या रही, क्या समानता रही मोदी में और गांधी जी में। पहली बात तो एक बड़ी कॉमन सी समानता रही कि ये दोनों गुजराती हैं। गुजरात भारत का एक समृद्ध राज्य रहा है प्रारंभिक काल से ही, और गुजरात में भी जो काठियावाड़ का रीजन है, काठियावाड़ी जिसको बोलते हैं, तो दोनों लोग वहीं के थे। तो दोनों में सबसे बड़ी समानता क्या है कि दोनों भाई लोग गुजराती थे। है, मोदी जी तो हैं, गांधी जी थे, लेकिन दोनों लोग गुजरात से ही थे, काठियावाड़ के थे। दोनों के जन्म में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अभी मोदी जी का बर्थडे उसी दिन पहले बनाया गया है 17 सितंबर को, उसके ठीक 15 दिन बाद गांधी जी का अवतार होता है 2 अक्टूबर को। तो लगभग 15 दिन का दोनों के बर्थडे में अंतर आता है। अब ये तो बड़ी साधारण सी बात हुई, छोटी बात हो गई, ये कोई तुलना करने जैसी बात नहीं हुई। लेकिन कई बार होता है कि लोग तथ्यों पर बातचीत करते करते इन छोटी छोटी चीज़ों को भी कंपेयर करने लगते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए थे तो वो क्या। हालांकि जन्म स्थान किसी की राजनीति की विशेषता नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी एक कॉमन सा एक फिनोमिना होता है कि दोनों लोग एक ही जगह थे, कि थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो मोदी जी भी गुजरात के थे, गांधी जी भी गुजरात के थे। तो ये तो समानता की बात रही। अब इनके राजनीतिक तौर तरीके, क्योंकि मूलतः ये दोनों लोग हमारे देश में एक प्रभावशाली राजनेता के रूप में हुए, पॉलिटिशियन। अब इनका जो राजनीतिक नेतृत्व था, इनकी जो राजनीतिक सूझबूझ थी, जो राजनीतिक जो विचारधाराएं थी, वो कैसी रही? क्या ये दोनों लोग एक दूसरे के लगभग बराबर थे या एक दूसरे से अलग चलते थे? अब इन दोनों में कई बार, जैसे गांधी जी को गलती से, जैसे 1917 में चंपारण आंदोलन की सफलता मिली, तो गांधी जी को कहा गया महात्मा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि से भी भूषित किया। अब गांधी जी को महात्मा कहा जरूर गया, लेकिन ये गलती से हम मत समझिए कि गांधी जी एक महात्मा टाइप के आदमी थे। उनके महात्माओं वाले कोई फीचर नहीं थे। गांधी जी वॉज ए प्योर पॉलिटिशियन। गांधी जी शुद्ध रूप से एक राजनेता थे, पॉलिटिशियन थे। जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी भी एक शुद्ध रूप से क्या है, राजनेता है, पॉलिटिशियन। गांधी जी के सभी लगभग कदम जो होते थे, उनके राजनीतिक जो उद्देश्य होते थे उसी को पूरा करने के लिए होते थे। मोदी जी भी लगभग लगभग उसी नक्शे कदम पर चलते हैं। इनकी भी सारी गतिविधियां राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होती। अब राजनीतिक उद्देश्य में क्या होता है, कोई भी छोटी सी घटना घट गई उसको मुद्दा बना लेना, यही तो राजनीति है। वर्तमान दौर की राजनीति आप देखेंगे कि छोटी सी कोई घटना घट गई, उसी को बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया गया, वही हो गई हमारे देश की राजनीति। अब जैसे कि 1930 में भारत की राजनीति में उस समय जो माहौल बना हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, साइमन कमीशन का बहिष्कार चल रहा था। उसी में ब्रिटिश सरकार ने समुद्री किनारों पर जो लोग नमक बनाया करते थे, उन नमक बनाने पर रोक लगा दी। उसको कहा गया कि इस पर टैक्स लगेगा। लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंतर्गत लेके आए कि जो लाइसेंस लेगा, टैक्स देगा, वही नमक बना सकता है। अब नमक उस दौर में कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं थी, आज भी कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं। अब नमक की कीमत 2, 4, 5, 10 रुपए किलो में आप बढ़ा भी दीजिए तो आपके जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप दिन भर में किलो 2 किलो नमक नहीं खाते, 10-20 ग्राम नमक खाते। उस दौर में भी नमक बहुत सस्ता था। लेकिन बावजूद इसके, जैसे ही नमक को सरकार ने अपने अंडर में लिया और नमक बनाने पर रोक लगा दी और कहा कि जो टैक्स देगा और लाइसेंस लेगा वही नमक बना सकता है, गांधी जी ने उस मुद्दे को पकड़ लिया कि नमक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। अब वो जो छोटी सी चवन्नी अठन्नी का नमक था, उसको लेके उन्होंने पूरा दांडी मार्च चला दिया, पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। और शुरुआत कहां से की, नमक से कर दी। अब नमक एक ऐसा मुद्दा हो सकता है कि क्या जिस पर राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया जा सके? सामान्य आदमी कहेगा कि नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है, क्योंकि इसको शुरू किसने किया, गांधी जी ने। जैसे 2022 के आप विधानसभा चुनाव में देखेंगे, पंजाब में इलेक्शन होता था, हो रहा था, प्रधानमंत्री जी इलेक्शन का माहौल था, चुनाव प्रचार चल रहा था, प्रधानमंत्री जी पंजाब में जा रहे थे। आपने सुना होगा कि फ्लाईओवर पर कुछ भीड़ इकट्ठा हुई, किसानों ने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए प्रधानमंत्री के खिलाफ। उनका काफिला रुका, एसपीजी की पूरी प्रोडक्शन में थे, सारी सुरक्षा उनके पास थी, और वहां से उनको फाइनली वापस लौटना पड़ा। वापस तो लौट गए, लेकिन जाते जाते एक पॉइंट उन्होंने बता दिया
कि कह दिया कि जाके अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं सकुशल जिंदा वापस लौट आया। उनको कोई डेथ थ्रेट नहीं थी, कि ऐसा नहीं कि जान लेने की कोई कोशिश कर रहा था, बस कुछ किसान घेर के नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन ये उनके लिए क्या बन गया, मुद्दा बन गया, और उस मुद्दे को उन्होंने उछाल दिया। हालांकि कुछ खास राजनीतिक फायदा नहीं हुआ, लेकिन समझाने की कोशिश ये है कि मुद्दा ये लोग पकड़ना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कि जैसे छोटे से नमक के मुद्दे को पकड़ के गांधी जी ने दांडी मार्च खड़ा कर दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी, वैसे पंजाब ने एक फ्लाईओवर पर कुछ किसानों के नारेबाजी को मोदी जी ने मुद्दा बना दिया, और वो एक बड़ा प्रमुख मुद्दा बना रहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रधानमंत्री को किसानों ने घेर लिया, फ्लाईओवर पर घेर लिया गया। तो ये दिखाता है कि दोनों के समय में, जन्म समय में काफी अंतर था, लेकिन दोनों शुद्ध राजनेता थे, हैं मोदी जी है, गांधी जी थे, और दोनों के अंदर कुछ राजनीतिक रूप से बड़ी समानताएं दिखाई देती हैं। जैसे आपको बताया कि दोनों का जन्म कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ, लेकिन दोनों ने जो अपने राष्ट्रीय जीवन की जो शुरुआत की वो गुजरात से नहीं की। मोदी जी को राष्ट्रीय आंदोलन में आना था जब उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना था, और ये संभावना बन रही थी कि 2014 के लोकसभा के चुनाव होंगे, तो वो पिछले 13 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2001 से लेकर 2014 तक वो लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात पर उनकी पूरी पकड़ थी। वो चाहते तो गुजरात की किसी भी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़के बहुत आसानी से लोकसभा में पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने गुजरात की किसी सीट का चुनाव नहीं किया। उन्होंने सीधा रुख कहाँ किया, बनारस का। बनारस को चुना कि बनारस को चुनने से क्या होगा कि उस समय जो 2013-14 के आसपास का माहौल था कि जो पूर्वांचल की राजनीति थी, यहाँ पर सीटें तो लोकसभा की ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ सपा बसपा हावी थी, या बिहार की जो राजनीति थी उस पर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड हावी थी। तो उधर की राजनीति को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने सीधा रुख किया बनारस की तरफ, और बनारस से ही सांसद बने, और वहीं से सांसद बनने के बाद सीधे प्रधानमंत्री बनने का दरवाजा खुल गया। अब गांधी जी रहने वाले गुजरात के, आश्रम बनाया उन्होंने साबरमती में, लेकिन जो पहला उनका आंदोलन शुरू हुआ वो 1917 में जाके शुरू होता है बिहार के चंपारण से। शुरुआत उन्होंने चंपारण से की अपने राजनीतिक जीवन की। भारत में गांधी जी ने जो पहला आंदोलन शुरू किया वो बिहार के चंपारण से किया, न कि गुजरात के किसी जिले से, या गुजरात के किसी गांव से, या गुजरात के किसी मुद्दे से। मतलब ये लोग, दोनों लोग हैं तो गुजरात के, लेकिन इन्हें जब राष्ट्रीय राजनीति में आना था, जब अपने आप को बड़ा चेहरा बनाना था, तो उन्होंने मुद्दा पकड़ा, क्षेत्र पकड़ा, इश्यू पकड़ा, और सही मुद्दे और सही क्षेत्र और सही समय को पकड़ते हुए वो लोग राष्ट्रीय आंदोलन में छा गए, और वहीं से गांधी जी छा जाते हैं। जब चंपारण में गांधी जी को सफलता मिली तो उसी सफलता के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। वैसे ही मोदी जी के साथ हुआ, 2014 में बनारस से वो चुनाव लड़े, उसी के बाद वो प्रधानमंत्री बनते। और जो 2014 में उन्होंने बनारस में अपनी पकड़ बनाई, तो बनारस के आसपास पूर्वांचल में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जितने जिले थे, बिहार, यह पूरी राजनीति जो थी वो इनके कंट्रोल में आ गई, क्योंकि यहाँ से ये आ गया था। अगर वो गुजरात से लड़ते तो शायद बीजेपी को इतनी सफलता नहीं मिलती। तो ये दोनों की राजनीति में हम बिल्कुल कॉमन चीजें देखते हैं कि ये लोग अपनी राजनीतिक गतिविधियों में बिल्कुल सही जगह का चुनाव करते थे। प्लेस का चुनाव बहुत सही था। और दोनों की राजनीति की सबसे खास बात, जैसे गांधी जी आपको बताया कि प्योर पॉलिटिशियन थे, उनकी राजनीति की सबसे खास बात होती थी उनकी टाइमिंग। समय का जजमेंट जितना तगड़ा था गांधी जी का, उतना ही तगड़ा मोदी जी का भी। तो समय को जितनी सही जज करके नेता समय पड़ने पर कदम आगे बढ़ाता है और समय पड़ने पर कदम पीछे हटाता है, ये समय की पकड़ होती है। जैसे 1917 के चंपारण की बात करें, जब चंपारण में गांधी जी पहुंचे तो वहाँ पर पूरा माहौल उनके खिलाफ बना हुआ था। मजिस्ट्रेट ने बिल्कुल चंपारण एंट्री पर रोक लगा दी थी, पूरी फोर्स लगा दी गई थी। गांधी जी चंपारण में एंट्री कर ही न सके। लेकिन वहां गांधी जी ने देखा कि एक आदमी के लिए इतनी बड़ी फोर्स लगा दी गई, इतनी बड़ी व्यवस्था लगा दी गई है, इसका मतलब इनके दिमाग में हमारे लिए डर बैठा हुआ है, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। गांधी जी फौरन आगे बढ़ते हैं और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। मजिस्ट्रेट से सीधी बात करते हैं कि भाई तुम्हें डर किस बात का है, एक आदमी से इतना डर के कितनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी फोर्स लगा दी, पूरा हमारे घुसने पर रोक लगा दी, हमसे इतना डर। सीधा मजिस्ट्रेट से गांधी जी ने बात की। छोटा मोटा कोई आदमी देखेगा ना इतनी बड़ी फौज उसको रोकने के लिए खड़ी है, मजिस्ट्रेट खुदे खड़ा है तो निकल भागेगा वहां से। गांधी जी थे कि उन्होंने मुद्दा पकड़ लिया कि ना, एक आदमी के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी सिक्योरिटी लगाई गई है, इसका मतलब इनके दिमाग में हमारे लिए
डर बैठा हुआ है, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा कुछ भी नहीं करेंगे। तो वहीं पर वो अपने कदम को क्या लेके जाते हैं, आगे जाते हैं। वही 1943 में हम लोग देखते हैं कि जब भूख हड़ताल होती है उनकी, जब भारत छोड़ो के आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की ज्यादती के खिलाफ उन्होंने 21 दिन की भूख हड़ताल की, चर्चिल झुकने को तैयार नहीं हुआ, ब्रिटिश सरकार ने अंतिम संस्कार की तैयारियां कर ली, तो 21 दिन बाद उनका आमरण अनशन स्वतः समाप्त हो जाता है, बिना किसी समझौते के, बिना कोई सरकार ने मांग माने उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। अब ये समय पर कदम आगे बढ़ाना और कदम पीछे हटाना है। अब देश में कोरोना का संकट आया, मोदी जी प्रकट होते हैं, कहते हैं कि आज से देश में 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लग रहा है और पूरे देश को रोक दिया गया, और उस पर अड़े रहे, बिल्कुल अड़े रहे, क्योंकि उनकी टाइमिंग सही थी, समस्या गंभीर थी, और उन्होंने मुद्दे को पकड़ के रखा और उनका निर्णय अल्टीमेटली साबित सही होता है। फिर आप देखते हैं कि बाद में कुछ 3 कृषि बिल लाए थे सरकार ने, फार्म बिल लाए गए थे किसानों के हित के लिए, किसानों ने इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन करना शुरू किया। अब लगा कि इस कृषि बिल का विरोध होते 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 साल भर बीत गया, फरवरी 2022 आ गया। अब मार्च 2022 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने थे। अब उनको लगा कि अब अगर कृषि बिल पर हम अड़े रहते हैं तो इन्हें विधानसभा के चुनाव में हमें नुकसान हो सकता है। बिल्कुल नानक जयंती के दिन उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, पंजाब के किसानों की हम बात मान लेते हैं और अपने कृषि बिलों को हम वापस ले लेते हैं, हम अपनी बात आपको नहीं समझा पाए। तो जहां जरूरत पड़ी अड़ गए, जहां जरूरत लगी कि हमें वापस हो जाना चाहिए, तो वापस होने से भी नहीं चूक रहे। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो दोनों नेता हैं, इनकी जो राजनीति, इनकी राजनीति की समानता हमें क्या दिखाई देती है कि दोनों बिल्कुल मुद्दे को पकड़ के रखे हुए, समय का जजमेंट अच्छा करते हैं, समय पड़ने पर कदम आगे लेके जाते हैं और समय पड़ने पर पीछे भी हटने से ये नहीं चूकते हैं। कुछ आर्थिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दों पर हालांकि गांधी जी के जो विचार थे वो बिल्कुल क्लियर थे। वो समाजवादी व्यवस्था, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को आगे बढ़ाते थे। हालांकि मोदी जी का आर्थिक व्यवस्था के मामले में कोई बहुत क्लियर विजन नहीं आता है। बहुत क्लियर विजन नहीं आने का मतलब एक ऐसा नहीं कि उन्होंने एक ही तरफ की बात कही। गांधी जी उद्योगपतियों को कहते थे कि आप उद्योगपति नहीं, आप ट्रस्टी हैं, आपको ट्रस्ट के तरीके से अपने उद्योग को चलाना है और अपने कल कारखानों का संचालन इस हिसाब से करना नहीं है कि आपको फायदा कमाना है, आपको इस हिसाब से संचालन करना है कि जो आपके यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसका आपको फायदा कमाना है। आपकी फैक्ट्री नहीं, आपका ट्रस्ट है, आपका काम है कि आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनका आप भला करें, उनके परिवार का भला करें, आपको प्रॉफिट नहीं कमाना। तो वो सीधे सीधे पूंजीवाद के खिलाफ चले जा रहे थे। मोदी जी इस मामले में मध्यम मार्ग लेके चल रहे हैं, बीच का रास्ता लेके चल रहे हैं। जरूरत पड़ती है तो पूंजीपतियों के हितों में भी जाते हैं, और जहां जरूरत पड़ती है तो फिर 80 करोड़ आबादी को मुफ्त में अनाज भी बांटना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बीच का रास्ता लेके चलते हैं। और आर्थिक नीति में गांधी जी बिल्कुल क्लियर हुआ करते थे। अंतर्राष्ट्रीय नीतियां अगर देखा जाए, इंटरनेशनल पॉलिसीज देखा जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय नीति के मामलों में जहां तक हमारा विचार है, दोनों की पॉलिसी बिल्कुल एक जैसी है। गांधी जी क्लियर कट उनका सिद्धांत था अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा की बात गांधी जी जो शुरू की वो आज तक हमारे देश में चल रही है, मोदी जी भी उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत क्लियर कट गांधी जी नहीं थे कि हमें अमेरिका की तरफ जाना है कि रूस की तरफ जाना है, हमें पूंजीवाद की तरफ जाना है कि साम्यवाद की तरफ जाना है। यही कंफ्यूजन अब तक बनी हुई है। यानी अंतर्राष्ट्रीय नीति में दोनों भाई लोग एक जैसे थे, मोदी जी हैं, गांधी जी थे। कि जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण यूक्रेन पर रूस का हमला। अब यूक्रेन पर रूस का हमला हुआ, दुनिया दो धड़ों में बटी। पाश्चात्य देश जिसमें अमेरिका और पश्चिम यूरोपीय देश, इन्होंने यूक्रेन का पक्ष लिया, नाटो ने यूक्रेन का पक्ष लिया, और बाकी जो देश थे कुछ लोगों ने रूस का पक्ष लिया। अब भारत का पक्ष क्या था कि भाई हम लोग एक पुराने सिद्धांत पर चलते हैं कि हमें किसी भी गुट में नहीं रहना, हमारी गुट निरपेक्षता की नीति। अब गुट निरपेक्षता की नीति हम लोग अपना रहे, नॉन अलाइंड मूवमेंट हमारा चल रहा है कि भाई हम पब्लिक सार्वजनिक मंचों पर कहेंगे कि युद्ध मत कीजिए, हमला मत कीजिए, रूस से अपील करेंगे कि आप शांति कीजिए, लेकिन रूस से ही पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की खरीद करेंगे। इसीलिए जब G20 सम्मेलन हुआ अभी, तो G20 सम्मेलन में आप देखेंगे कि दिल्ली में ही हुआ, भारत में हुआ। G20 के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए, लेकिन रूस और चाइना के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए। न चाइना के
ये राष्ट्रपति आए, न रूस के राष्ट्रपति आए व्लादिमीर पुतिन, और बाकायदा चाइना ने इसमें स्टेटमेंट भी जारी किया कि G20 का जो समिट है ये आर्थिक एक तरीके से ग्रुप है, ये भू सामरिक समस्याओं के समाधान का सम्मेलन नहीं माना जा सकता। ये चीन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो चीन का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, अमेरिका का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका कहना है कि हम रूस के खिलाफ है, चीन का कहना है कि हम यूक्रेन के खिलाफ है, हम रूस के पक्ष में है, या नाटो का कहना है कि हम यूक्रेन के पक्ष में है, उसके खिलाफ। लेकिन हमारा पक्ष क्या है? हम लोग दोनों तरफ से चलते हैं। जैसे आप इजराइल और फिलिस्तीन की पॉलिसी को लेकर देख लीजिए। इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में कि अगर देखा जाए तो इजराइल ने हमला किया और फिलिस्तीनियों पर कब्जा कर लिया, तो यूएन में जब वोटिंग होगी तो हम लोग फिलिस्तीन के पक्ष में वोट देंगे, लेकिन जब समझौता करना होगा, हथियार खरीदने होंगे, तो हम इजराइल के पक्ष में चले जाते हैं। तो बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दोनों लोगों की जो नीतियां थी वो बहुत क्लियर नहीं है, एक तरफा नहीं है। ये लोग दोनों तरफ से एक तरीके से कहा जाए कि अपनी जान बचाते हुए बीच बीच में चलते चले जाते। कभी बात करते हैं कि हाँ चीन के खिलाफ लाल लाल आंखें दिखाएंगे, चीन को धमकाएंगे, लेकिन कभी चीन से सीधे सीधे चीनी राष्ट्रपति से या चीनी सरकार से सीधे सीधे संघर्ष की बात नहीं करते। तो अंतर्राष्ट्रीय नीति मामले में दोनों लोगों का रवैया थोड़ा सा हमें ढुलमुल दिखाई देता है, बहुत क्लियरिटी नहीं दिखाई देती। गांधी जी के विचारों में भी ऐसी कुछ क्लियरिटी नहीं दिखाई देती, वही मोदी जी के विचारों में भी ऐसी कोई क्लियरिटी नहीं दिखाई देती। हाँ, कुछ मामलों में गांधी जी मोदी जी पर भारी पड़े और कुछ मामलों में मोदी जी भी गांधी जी पर भारी पड़े। गांधी जी कहाँ कहाँ भारी पड़ रहे थे? गांधी जी का जो इंटरेक्शन था वो अपने दलों के साथ साथ राजनीतिक विरोधियों में भी था। जितने राजनीतिक विरोधी थे, इवन ब्रिटिश जिनसे पूरी जिंदगी उनकी लड़ाई चली, वो भी उनके पक्ष में रहे। यानी व्यक्तिगत तौर पर उनसे किसी की लड़ाई नहीं रही। मोदी जी के साथ कभी कभी थोड़ी समस्या हो जाती है कि राजनीतिक रूप से जो विरोधी है, कई बार होता है कि व्यक्तिगत रूप से भी आप देखते होंगे, खबरें में सुनते होंगे कि वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया या पंजाब के मुख्यमंत्री ने कुछ उलझुल जुलूल कह दिया। लेकिन गांधी जी के मामले में ये हिसाब किताब थोड़ा सा ठीक दिखता है कि जो उनके राजनीतिक विरोधी भी थे, जैसे राजनीतिक रूप से 1939 के बाद गांधी जी का विरोध किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की तरफ एक तरीके से 1939 में जब त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो इस त्रिपुरी कांग्रेस सेशन में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में सीधा सीधा मुकाबला था। हालांकि गांधी जी खुद नहीं चुनाव लड़ रहे थे, उनकी तरफ से पट्टाभी सीतारामैया उनका प्रतिनिधि बनकर चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव सुभाष चंद्र बोस जीत गए, पट्टाभी सीतारामैया जो गांधी जी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे वो हार गए। वो सीधे सीधे गांधी जी की हार थी। लेकिन वही सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने 1939 के चुनाव में गांधी जी के प्रतिनिधि को हराया, जब वो जर्मनी पहुंचते हैं और जर्मन रेडियो से भारत की जनता को समर्पित करते हैं, तो वही सुभाष चंद्र बोस जो 1939 में जिन्होंने गांधी जी को पराजित किया, वो जर्मन रेडियो से गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित करते हैं, फादर ऑफ नेशन कहते हैं। और आज भी ये फैक्ट है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। यानी उनके धुर राजनीतिक विरोधी भी उनका सम्मान करते थे और उनकी कई सारी बातों पर यकीन करते थे। तो इस मामले में आप कह सकते हैं कि राजनीतिक विरोधियों को अपने पाले में लेने के मामले में गांधी जी थोड़ा सा भारी पड़े थे। मोदी जी भी कुछ मामलों में गांधी जी पर भारी पड़ते हैं। सबसे बढ़िया उनका जो व्यवस्था है, उनका जो आउटलुक है, मोदी जी की तस्वीर आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल चेहरा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, बढ़िया कपड़े, महंगी पेन, महंगी घड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। तो ये जो उनका आउटलुक दिखाता है, उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है। गांधी जी की तस्वीर आप देखते हैं तो आपको देख के लगता है कि भारत एक गरीब देश होगा, क्योंकि है कि राष्ट्रपिता ही गरीब टाइप से। मोदी जी की तस्वीर आप देखते हैं तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं कि भारत लगता है पैसे वाले लोगों का देश। अच्छे कपड़े पहने, चेहरे पे बिल्कुल चमक, महंगा वाला चश्मा, महंगी वाली कलम, महंगी वाली घड़ी, महंगी वाली गाड़ी। तो वो एक ऑरा दिखता है इनका, और ये ऑरा दिखा रहा है कि अब हमारा देश क्या हो रहा है? समृद्ध हो रहा है, हम समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। और गांधी जी जब 1924 में गांधी जी ने बेलगांव कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो वहां पर जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उसके पहले गांधी जी भी अच्छे कपड़े पहनते थे, कुर्ता कोट और पगड़ी वगड़े बांधते थे। लेकिन जब 1924 के बेलगांव अधिवेशन में जब पहुंचे, देखा भूखी नंगी जनता जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं,
तो उन्होंने कहा कि मैं इस जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं और मैं अच्छे कपड़े पहन रहा हूं, ये तो धिक्कार। जैसी जनता है उसके बीच जाने के लिए, उससे जुड़ने के लिए हमें उसकी तरह होना पड़ेगा। तो उन्होंने भी अपने अच्छे कपड़े त्याग दिए और धोती धारण कर ली 1924 से, और आम जनता से जुड़ने के लिए आम जनता की तरह दिखना शुरू किया और कहा कि मैं इन लोगों का नेता हूं। मैं उन लोगों का नेता नहीं हूं कि जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी पगड़ी पहनते हैं और अच्छा जूता चप्पल पहनते हैं। मैं इन आम जनता, आम गरीब का नेता हूं, इसलिए मैं इनकी तरह दिखूंगा। अभी भी देश में गरीबी है, लेकिन मोदी जी बढ़िया वाला कपड़ा पहनते हैं। इसका मतलब अगर गांधी जी के हिसाब से, उनकी विचारधारा के हिसाब से इनकी तुलना की जाए तो लगेगा कि ये अमीर लोगों के नेता लग रहे हैं। भारत एक समृद्ध राष्ट्र है, अमीर राष्ट्र है, यहाँ पर कोई गरीब नहीं होगा। गांधी जी की तस्वीर आप देख के लगता होगा गरीब टाइप का देश होगा, गरीब जनता होगी, गरीबों के बीच के लोग होंगे। तो ये जो शो ऑफ हम देख रहे हैं, जो दिखावा हम देख रहे हैं, ये दुनिया को ये दिखाने का प्रयास है कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। भारत वो गांधी वाला भारत नहीं रहा जो एक धोती में काम चलाता था। अब भारत हर घंटे कपड़े बदलता है। अब भारत मंगल की तरफ पहुंच चुका है। भारत अब चंद्रमा पर लैंड कर चुका है। चंद्रयान 3 हमारा चंद्रमा पर लैंड कर चुका है। या भारत का आदित्य मिशन अब सूर्य की खोज करने लगा है। तो ये एक नए भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो भारत के अंदर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। इसीलिए भारत को भारत नाम दे दिया गया, इंडिया नाम नहीं दिया गया। कहा कि हम वही भारत हैं जो पहले से थे, न कि अंग्रेजों के दिया गया इंडिया थे। तो ये काफ़ी सारी सिमिलरिटीज और अंतर हमें दिखाई पड़ते हैं। अब इस बीच में वही फिर से सवाल कि जैसे बताया ना, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या जैसे गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया तो मोदी जी को क्या राष्ट्रपिता कहा जा सकता है। अब आने वाले समय की बात है कि आने वाले समय में हो सकता है कह भी दिया जाए, कोई महान व्यक्ति आ जाए। या गांधी जी को भारत रत्न दिया गया तो क्या मोदी जी भारत रत्न के हकदार हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये सरकार के ऊपर है। हो सकता है कि अभी 2024 के चुनाव से पहले मोदी जी को भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की जाए कि आपके जैसा रत्न तो हुआ ही नहीं है भारत में। नहीं हुआ, सही में इतना कॉन्फिडेंट नेता कौन हुआ हमारे जमाने में कि जो दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने के कगार पर हो और पहले लाल किले पे कह दे कि अगली बार भी हम ही भाषण देने आ रहे हैं, चिंता मत करो तुम लोग। तो ये तो भारत रत्न के तो पक्के दावेदार है। जहां तक हमें लग रहा है कि चुनाव से पहले हो सकता है दे भी दिया जाए राष्ट्रपति के द्वारा जिद करके। जैसे जवाहरलाल नेहरू को जो भारत रत्न दिया गया, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिद पड़े हुए थे कि नहीं, इनको भारत रत्न दे दिया जाए, खुद अपने ही भारत रत्न ले लिया। और कई बार आप देखते हैं कि मोदी जी कुछ कुछ ऐसे काम करते हैं जो लगता है कि नेहरू टाइप से हैं या नेहरू के करीब जा रहे हैं। तो भारत रत्न पाने में भी हमें लग रहा है कि ज़्यादा विलंब नहीं होना चाहिए। अब हमारा अंदाजा है, बाकी समय की बात है कि ये भारत रत्न होते हैं या नहीं, राष्ट्रपिता होते हैं या नहीं, ये समय की बात है। चलिए खैर, तो समय और परिस्थितियों में काफ़ी अंतर होने के बावजूद ये दोनों हमारे देश के बड़े नेता रहे। गांधी जी का स्थान ऊंचा रहा, और इतना ऊंचा रहा कि हम लोग नोटों पर छपके देखते हैं। आर्थिक दौर है, नोट हमें सबको दिखाई देते हैं, पैसे की खनक सफेद दिखाई देती है, पैसों पर हमें गांधी जी दिखाई देते हैं। हो सकता है कुछ समय बाद परिस्थितियां बदले और नोटों पर हमें मोदी जी की भी तस्वीर दिखाई दे। तो आने वाले समय में जब मोदी जी की तस्वीर आपको दिखाई दे नोटों पर, तो इसको लेकर आप बहुत आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि ये समय ने हमेशा कराया है कि जो बड़े व्यक्तित्व रहे हैं उनके आगे सब लोग झुके हैं और उनकी तस्वीरें छपी हैं, हर जगह छपी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में फिर से किसी ऐसी नई बात के साथ। थैंक यू।